And here we go. This is Rishabh from Mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and said. आज हम डिस्कस करने वाले हैं RTP, जिसे बोला जाता है रिवीजन टेस्ट पेपर. हालांकि जब मैंने RTP देखा, मन में इतनी खुशी हुई कि बस अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो बच्चे कितने तगड़े मार्क्स स्कोर करने वाले हैं. बस काफी इजी RTP है. आई एम वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट राजा. बहुत ही इजी RTP है. और जहां मुझे लगा कि उन्होंने ट्रिकी कुछ दिया हुआ है, वो चीज को मैं आपके साथ इस RTP के वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा. डन है? चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रू और फॉल्स की बात कर लेते हैं. ठीक है राजा. गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट. ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज, ये इसकी एंट्री होती है. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ना 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 ना, किसमें क्रेडिट होना चाहिए? परचेज अकाउंट में. द आंसर इज फॉल्स. ओके, लेट्स मूव फर्दर. मेसर्स राज योग एंड कंपनी रन्स अ कैफे. यह आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में से है. हमने ये थियरी सेशन में डिस्कस किया हुआ था. डन. Raj and Yog runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, the space was made free and the number of cabins increased from 25 to 28. अब मुझे बात बताओ, ये जो खर्चा हुआ है 50,000 रुपए का, इसके वजह से 25 कैबिन से 28 कैबिन हो गए. तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा एसेट है उसकी यूटिलिटी बढ़ गई? पहले 25 कैबिन थे, मान लो एक कैबिन में एक इंसान बैठ सकता था, तो पहले सिर्फ 25 लोग बैठ सकते थे. अब 25 की जगह 28 लोग बैठ सकते हैं. तो पहले मुझे 25 लोगों से पैसा आ रहा था, अब 28 लोगों से पैसा आएगा. तो मेरे प्रॉपर्टी की यूटिलिटी बढ़ गई. सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ट्रू और फॉल्स क्या बोल रहा है कि हमने इसे ट्रीट किया रेवेन्यू. ना 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 ना, गलत किया मुन्ना. आपको इसे ट्रीट करना चाहिए कैपिटल. द आंसर इज फॉल्स. इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, याद है एमटीबी वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो रॉन्ग अकाउंट में आपने पोस्ट किया तो ये एरर ऑफ कमीशन है, या आपने रॉन्ग साइड में पोस्ट किया तो ये एरर ऑफ कमीशन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर आपने रॉन्ग अकाउंट या रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया तो क्या वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है? ना 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 ना. तो सॉरी, वो क्या है? एरर ऑफ कमीशन. डेप्रिसिएशन a non-cash expense, obviously, and does not result into any cash flow. Perfectly yes. क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट. तो कैश आउटफ्लो हुआ क्या? नहीं. तो ये क्या बन गया? नॉन कैश एक्सपेंस. देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट. अरे पगला गए हो क्या? कितने तरीके हैं? पहला है इंटरेस्ट मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, तीसरा है बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, जिसे मैं क्या बोलता हूं? पासबुक मेथड. एग्जाम में क्या लिखा होगा? पासबुक मेथड नहीं, एग्जाम में लिखता ना बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड. 3 मेथड है. ओके. द एडिशनल कमीशन पेड टू कंसाइनी. कंसाइनी को जो हम एडिशनल कमीशन पे कर रहे हैं ताकि ही अग्रीज टू बेयर द लॉस ऑन बैड डेट्स, ताकि बैड डेट्स का नुकसान कंसाइनी झेल ले. क्या उस कमीशन को ओवरराइडिंग बोलते हैं क्या? नहीं. उस कमीशन को क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर कमीशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एसेट. देखो बेटा, अकाउंट्स में ओनर अलग, धंधा अलग होता है, बट एज पर लॉ पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं मिला है. अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो क्या वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है क्या? नहीं. क्यों नहीं ओन कर सकती? बिकॉज एज पर लॉ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. लेकिन बात को समझो, अगर यहां पे लिख देता था
यहाँ पे जो पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है ना, वो कौन सी पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है? फॉर्म कवर्ड इन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिकॉज बेटा एलएलपी क्यों नहीं? एलएलपी तो राजा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। एलएलपी पार्टनरशिप जो है ये किसका पार्ट है? बेसिकली जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर एलएलपी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अकाउंट्स के अंदर, बट आपके सिलेबस में एलएलपी में डिस्कशन उतना है ही नहीं, या मैं बोलूं एलएलपी के बारे में डिस्कशन ही नहीं है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड है, ये पार्टनरशिप फॉर्म कौन सी रहती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो दैट मींस एट द एंड ऑफ द डे इनका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं वहां पे ओनरशिप नहीं। ओह सो सॉरी, द आंसर इज ट्रू। मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया, माय बैड। द आंसर इज ट्रू, दे कैन नॉट ओन। आर वी क्लियर? चल, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी वैल्यूड। अरे भाई कैसे वैल्यू नहीं हो सकती? इतने सारे मेथड जो दिए और रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। फीस रिसीव फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप का क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट दिखती है और हम उसे कैपिटल में क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीट, ना 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 ना, इट्स अ कैपिटल रिसीट, इसलिए हम उसे कहां डाल देते हैं? कैपिटल में प्लस कर देते हैं। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब भी आप शेयर फॉरफिट करते हो आप एंट्री क्या पास करते हो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट if not received. 2. Calls in arrears, assuming calls in arrears account is maintained. And 2. Share forfeiture account. शेयर फॉरफीचर अकाउंट मेरे लिए क्या रहता है? सिंप्लीफिकेशन के लिए बैलेंसिंग फिगर। लेकिन एक बार किसी बच्चे ने पूछा था क्लास के अंदर, तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू जितनी रिसीव्ड हुई है। फेस वैल्यू जितनी रिसीव्ड हुई है। ओके, when shares are forfeited, share capital account is debited. Perfectly yes, बिल्कुल करेक्ट बात है। with the called up value and the share forfeiture account is credited with calls in arrears। अरे नहीं रे भाई, शेयर फॉरफीचर अलग है, calls in arrears अलग है। The answer is false, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एंड यूज किया गया है। एंड मतलब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब जाके आंसर ट्रू बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे दूसरी वाली लाइन करेक्ट नहीं है, मींस ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। ओके चल, मनी मेजर कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट क्या आता है हमें? यस आना चाहिए। कंटिंजेंसी एंड प्रोविजन थ्योरी लेक्चर के अंदर डिटेल में हमने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ही करना है। ए परचेज 5600, okay, so purchase of 5600 from Messrs Ajit was recorded in the books in the account of Amit। आपने परचेज किया अजीत से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजीत। आपने क्या कर दिया गलती से? आपने कर दिया परचेज टू अमित और ऊपर से अमाउंट भी गलत, मतलब अकाउंट भी रॉन्ग, अमाउंट भी रॉन्ग। तो अब इसका चालू करते हैं। है काफी इजी बट स्टिल जहां मेरे को लगता है कि थोड़े से डिस्कशन से सॉल्व हो जाएगी उसके लिए मैं लिख दूं। एंट्री क्या होनी चाहिए करेक्ट वाली? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजीत एंड कंपनी अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। आपने रॉन्ग एंट्री दे दी, आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? थोड़ा स्पेस लेते हैं।
अमाउंट कितना है 5,600। तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट कर दिया। अमित एंड कंपनी, अजीत में स्पेलिंग मेरी भी गलत है एक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ता था। फिर एक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमेंट में आते थे। अब देखो यहां क्या बोला गया है कि डे बुक, कौन सी डे बुक, परचेज डे बुक, एंट्री हैज बीन पास्ड इनकरेक्टली, मतलब हमने परचेज अकाउंट में भी गलत अमाउंट की एंट्री पास कर दी। अब बेटा पहला वाला मैंने आपको लिख के बताया है, अब दूसरा वाला डायरेक्टली करेंगे। क्या आपने परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, ज्यादा वो भी, यस, तो सुधारने के लिए परचेज अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कितने से, 900 रुपए से। आपने गलती से अमित एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए अमित एंड कंपनी को डेबिट करना पड़ेगा 6,500 से। अजीत एंड कंपनी को आप क्रेडिट करना भूल गए, तो आपको अजीत एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 5,600 से। यह आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया। अरे 5 क्यों डंडी हिल जा रही है बार बार। ओके, बेसिक रेक्टिफिकेशन है। लेट्स मूव फर्दर। अ सेल ऑफ 9,200 टू बंटू ब्रदर्स वाज रिकॉर्डेड एज बिंदु ब्रदर्स। अब मुझे बात बताओ, आपने उधार में माल बेचा तो बंटू ब्रदर्स डेबिट होना चाहिए, आपने गलती से बिंदु को डेबिट कर दिया। सेल कितने का था, 9,800 का, आपने 8,900 किया, गलत अमाउंट। ओके, अब देखो सीधे सीधा रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्या हमने बिंदु एंड कंपनी को गलती से डेबिट कर दिया, यस, तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे टू बिंदु एंड कंपनी अकाउंट। कितने से डेबिट कर दिया हमने, 8,900 से। डेबिट क्यों, क्योंकि क्रेडिट सेल का एंट्री क्या रहता है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, आगे मंटू एंड ब्रदर्स को आपको डेबिट करना चाहिए था, क्या आपने डेबिट किया, नहीं। नौ 9,800 से। और क्वेश्चन हमें यह भी बोल रहा है कि आपने 8,900 पे रिकॉर्डिंग किया बिंदु में गलती से, उसके अलावा आपने बिंदु में तो गलती किया ही किया, यहां पे सेल्स पे क्वेश्चन है, तो यहां पे सेल्स डे बुक में भी आपने गलत एंट्री पास कर दी। इसका मतलब आपने सेल्स को क्रेडिट किया 8,900 से, जबकि वो क्रेडिट होना चाहिए था 9,800 से, तो आपने सेल्स अकाउंट को कम क्रेडिट किया, तो सुधारने के लिए क्रेडिट कर दो। कितना डिफरेंस है, 8 और 1 9, 900। ओके, वी आर डन। चल अब आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड 560 एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट। आपको डिस्काउंट डेबिट करना था, आपने गलती से कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650 because discount allowed of ₹90 to Messrs Sapna Brothers has been omitted। ओहो, पहली बात यहां पे रॉन्ग अकाउंट हुआ है, ये तो पक्का है, उसके बाद आपका ओमिशन भी हुआ है। तो अब मुझे सीधा सीधा बात बताओ, क्या यहां पे ओमिशन हुआ है, परफेक्टली यस। सबसे पहले बेसिक गलती को सुधारते हैं हमारी, कि हमको डिस्काउंट डेबिट करना था, हमने कमीशन को डेबिट कर दिया। तो भैया क्या आपने डिस्काउंट को डेबिट किया, क्या नहीं, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
ये हो गया पहला रेक्टिफिकेशन, कितने का? 560 रुपए का। दूसरा रेक्टिफिकेशन, आपने एक डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना भूल गए, वो डिस्काउंट जो आपने किसको दिया? सपना ब्रदर्स को। तो एक और एंट्री, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ₹90। तो अब 100 बात की एक बात, डिस्काउंट, अब एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे? इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 650 टू कमीशन अकाउंट 560 एंड टू सपना ब्रदर्स अकाउंट 90। डन है? चल, यहां तक तो सॉर्टेड है। अब फोर्थ वाला, जल्दी, अ चेक ऑफ 9700 drawn by Bantu has been dishonored but wrongly debited to Bhakt account। अब देखो, जब भी चेक डिसऑनर होता है तो आपकी एंट्री क्या होती है? अगर चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, चेक डिसऑनर हुआ तो पार्टी डेबिट टू बैंक। ओके, तो टेक्निकली डिसऑनर हुआ तो किसको डेबिट करना था? बंटू ब्रदर्स को डेबिट करना था। आपने किसको डेबिट कर दिया? भक्त को। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? बंटू ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, आपने गलती से भक्त को डेबिट कर दिया था, सुधारने के लिए क्रेडिट। डन, बहुत सिंपल। लेट्स मूव फर्दर। अब क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करो, जल्दी इसका आंसर पहले बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस of the chief executive officer for a trip abroad for purchase of capital asset। कैपिटल एसेट खरीदने गया था, एसेट को पुट टू यूज तक कंडीशन में लाने के लिए सारे के सारे खर्चे ऐड होते हैं, ये भी उसी का पार्ट है। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग फ्यू मोर एग्जिट्स इन सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर। देखो, आपने एग्जिट बनाया है, अगर आप फ्यू मोर चेयर्स बनाते थे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, बिकॉज हॉल की कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन पहले 2 एग्जिट थे, अभी 3 एग्जिट करने पड़ रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट का ऑर्डर है। क्या इससे मेरा जो सिनेमा हॉल है उसकी यूटिलिटी बढ़ी क्या? नहीं। तो इसे हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिनेमा बनने के बाद अगर कोई खर्च है, देखो बेटा सीधी सीधी बात है, एसेट पुट टू यूज होने तक के खर्चे एसेट में डालते। एसेट एक बार पुट टू यूज हो गया, उसके बाद अगर कोई खर्चा हो रहा है तो अपने आप से एक सवाल पूछ, क्या ये खर्चे से उस एसेट की यूटिलिटी बढ़ रही है क्या? नहीं। क्या ये खर्चे से कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है क्या? नहीं। तो बस ये खर्चा रेवेन्यू मान लेने का। 2 चीजें होती है वापस ऐड करने के लिए, या तो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है या तो बेनिफिट बढ़ रहा है। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज हो रही है तो डन, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज, रेवेन्यू रिसीव। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइड, भाई साहब एक जगह से दूसरे स्टॉक लेके जा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड कार या सेकेंड हैंड एसेट परचेज करते हो उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट हम एसेट में ही डालते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे लिए वो किसका पार्ट हो जाता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट हो जाता है। ओके, चलिए
अब यहाँ पे आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। सितंबर 1 कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 और 72,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 एंड 72,000 पेड इनटू बैंक। इसका मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया, कहां पे? बैंक में। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और क्योंकि ट्रिपल कॉलम है, बैंक और कैश दोनों ही कॉलम उसके अंदर है, तो मींस ये मेरे लिए कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है। एक ही ट्रांजैक्शन जब दो कॉलम को इफेक्ट करते हैं वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, ये डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड ऑब्वियसली, और राइट साइड इज क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट क्रेडिट में किसका नाम है? कैश, और यहां पे हम सी लिख देंगे, सी डिनोट्स कॉन्ट्रा। और एंट्री में क्या था? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। लो, अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का, ठीक है। बैंक डेबिट क्रेडिट में कैश का नाम है, कैश क्रेडिट डेबिट में बैंक का नाम। आगे बढ़ते हैं। बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक, तो हमारी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर डेबिट और चेक इशू किया, मतलब पैसा कहां से गया? बैंक से। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 9,000 से बैंक अकाउंट क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो चलो 3,000 क्रेडिट साइड होना चाहिए कैश के, डन। डेबिट में किसका नाम है? परचेज का। लेट्स मूव फर्दर। रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो कैश के डेबिट साइड हम मोहन लिख देंगे 5,880, ठीक है। आगे डिस्काउंट अलाउड टू, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आपकी एंट्री क्या होंगी? फुल फ्लेजेड एंट्री लिख देते हैं, यहां पे कंबाइंड एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो कैश भी डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट, दोनों ही डेबिट। ट्रेड में किसका नाम है? मोहन का। डन। और कुछ है क्या इसमें? ओके, ये मुझे डिस्कस करना है बेटा। ये हमने कैश बुक में भी देखा था, लेकिन वापस मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं चेक रिसीव करता हूं, जब मैं चेक रिसीव करता हूं कोई भी पार्टी से, तो मैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट कर देता हूं। यहां पे एक बेसिक अजम्पशन क्या रहता है, और जो कि एक सही भी है, बट ठीक है, एक बेसिक अजम्पशन क्या रहता है कि बॉस जिस दिन चेक मिला उसी दिन चेक डिपॉजिट कर दिया, तो चेक रिसीव्ड और चेक डिपॉजिट का डेट सेम होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे चेक पहले रिसीव हुआ है और डिपॉजिट बाद में हुआ है, तो हालांकि ये मेथड प्रिस्क्राइब नहीं है, बट बुक ऐसा सॉल्व करती है, तो हमको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो पहले पता है क्या होती है, चेक रिसीव्ड हुआ देखो 24 को, और आपको नीचे गिवन है कि चेक बाद में डिपॉजिट हुआ। ओके, कैश बुक वाले क्वेश्चन में ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है। तो भाई ध्यान दो, यहाँ पे चेक 24 को रिसीव हुआ, डिपॉजिट 26 को हुआ, ये डेट अलग हो गई। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, जब चेक रिसीव होता है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि डिपॉजिट डेट बात की है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पारुल। बहुत इलॉजिकल साउंड करेगा, बट बुक ऐसा सॉल्व करता है बेटा, तो अपने को क्या ही कर सकते हैं।
8,580 120, तो टोटल मिला के 8,700। ओके, फिर जब 26 तारीख को ये चेक डिपॉजिट होने जाएगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का इफेक्ट नलीफाई हो गया। देखो, कैश डेबिट कैश क्रेडिट नलीफाई हो गया इफेक्ट, और फाइनल वही आया बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। ओके, तो 24 को आते हैं, यहां पे ध्यान दो। 24 को कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट पारोल क्रेडिट। ओके, फिर क्या 26 को 26 को 26 को बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम, कैश का, और कैश अकाउंट क्रेडिट 8580। तो टेक्निकली कैश डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, कैश का इफेक्ट 0 हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है राजा, चलो। और एक चीज याद रखना, डिस्काउंट कॉलम का कभी भी टोटल मारने के बाद बैलेंस कैरी डाउन वगैरह नहीं करना। डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ टोटल होता है। यहां पे देखो 240 टोटल डेबिट साइड है, 300 रुपए टोटल क्रेडिट साइड है। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट साइड 240 है, मतलब ये डिस्काउंट अलाउड हो गया 240, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, चलो, इनमें बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता है, कैश और बैंक में होगा सिर्फ। एक सेकंड बेटा, गर्मी हो रही मेरे को अब। चलो, लेट्स मूव फर्दर। गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर एक्स, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 15,000। आपने क्या किया, गलती से आपने उसे सेल मान लिया, सेल्स बुक में एंट्री किया, लेकिन आपने एक्स के अकाउंट को क्रेडिट ही किया है। इसका मतलब एक्स का अकाउंट टेक्निकली क्रेडिट होना चाहिए था, आपने एक्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है। आपने गलत क्या किया, देखो बेटा, आपने सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया क्योंकि आपने सेल्स माना, और आपने एक्स के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। तो अब देखो गलती कहां पे है, सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, क्या आपने डेबिट किया, क्या नहीं। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आपने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 15,000 15,000। क्रेडिट में क्या डाल दोगे, क्वेश्चन ने बोला है यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, तो जब भी डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो मैं क्या ही यूज करता हूं, सस्पेंस अकाउंट। डन। An amount of 22,500 entered in sales return book has been posted to the debit of Mr. Shiva who returned the goods। देखो बेटा, आपकी करेक्ट एंट्री क्या है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शिव। आपने गलती से क्या कर दिया, पोस्टिंग एरर किया, वो भी कौन से अकाउंट में पोस्टिंग एरर किया, शिव के अकाउंट में पोस्टिंग एरर किया। आपने गलती से शिव को डेबिट कर दिया, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था उसको आपने डेबिट कर दिया, तो ऐसे सिनारियो में अमाउंट क्या हो जाते हैं, प्लस। तो आपने गलती से शिव को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए क्रेडिट 22,500। डेबिट में किसका नाम लिख दोगे, कुछ भी, सॉरी 22,500 प्लस हो जाएंगे ना 45,000। जब भी आप जिस अकाउंट को डेबिट लिखना था क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट लिखना था डेबिट लिख दिया, रिपीट, डेबिट लिखना था क्रेडिट लिख दिया,
क्रेडिट लिखना था, डेबिट लिख दिया। तो ऐसे सिनारियो में आपको अमाउंट क्या करने पड़ते हैं, प्लस, डबल नहीं, हाँ प्लस करने पड़ते हैं। Okay, let's move further. Sale of 60,000 made to Mr. Amit was correctly entered in the sales book but wrongly posted to the debit of Sumit as 6,000. देखो सेल की एंट्री क्या होती है, आपने अमित को बेचा तो अमित डेबिट टू सेल्स होना चाहिए 60,000, लेकिन जब आप पोस्टिंग कर रहे थे आपने अमित को डेबिट नहीं किया, आपने सुमित को डेबिट कर दिया, वो भी रॉन्ग अमाउंट से। तो चलो भाई, आपने क्या गलती से सुमित को डेबिट कर दिया, यस, तो सुधारने के लिए सुमित को क्या करोगे, क्रेडिट। क्या आपने अमित को डेबिट किया, क्या नहीं, तो कर दो। डिफरेंस कहां चले जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ओके, लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Bad debts aggregating 45,000 was written off during the year in the sales ledger but were not adjusted to the journal ledger. वो क्या बोल रहा है, वो सीधा सीधा आपको बोल रहा है कि बॉस आपने बैड डेट्स को सेल्स में तो एडजस्ट कर दिया बट आप उसकी जर्नल लेजर, दैट इज आपकी उसकी कहीं ना कहीं लेजर पोस्टिंग करना भूल गए। तो बैड डेट्स को आप डेबिट करना भूल गए, सेल्स में तो प्रॉपर है, आप बैड डेट्स में डेबिट करना भूल गए, तो भाई साहब बैड डेट में डेबिट करना भूल गए तो डेबिट कर दो। क्रेडिट में क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना, 45,000। सेल्स में एडजस्ट कर दिया मतलब उतने से सेल कम कर दिया, सेल कम कर दिया मतलब कहीं ना कहीं डेटर में भी इंपैक्ट आ गया, मतलब डेटर में जो इंपैक्ट आना था आपने दे दिया, लेकिन आप बैड डेट्स को डेबिट करना भूल गए, डेबिट करना भूल गए तो डेबिट कर दो। अ टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम in the cash book for the month of October 2020 amounting to 37,500 was not posted. क्या एरर है ये, पोस्टिंग एरर है, तो पोस्ट कर दो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, allowed account debit to suspense account। कितना, 37,500। मुझे लग रहा है इस बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे अच्छा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ये मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि हाँ भाई इस बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे ऐसा ना हो कि 20 मार्क के क्वेश्चन फेंक दे। ओके, क्यों, बिकॉज आप आरटीपी देखोगे तो जर्नल एंट्री के अंदर भी रेक्टिफिकेशन था और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे एक अलग से क्वेश्चन भी था। लेट्स सी। ओके, अब मुझे बात बताओ, क्या आप ऐसा क्वेश्चन क्लास में कर चुके हो, यस, सेम टाइप, आई एम नॉट सॉल्विंग इट। ऑन 30th September बैंक अकाउंट ऑफ विक्रांत ब्ला 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 ब्ला। ओके, एक सेकेंड बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में है। तो आरटीपी, अब यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईसीआई का मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो कितने सारे आरटीपी के अंदर है, सिर्फ फिगर्स चेंज है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, जब भी हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो बीआरएस में सिर्फ 3 चीजें जाती है, बीआरएस में सिर्फ 3 चीजें जाती है स्टेटमेंट के अंदर। वो 3 चीजें क्या है, चेक इशूड बट नॉट yet presented, check deposited but not yet cleared, and error by bank। ये 3 चीजें बीआरएस में जाती है, इसके अलावा बाकी हर चीज एडजस्टेड कैश बुक में जाती है।
चलिए, ये एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन है जो कि मैं टेकअप कर रहा हूं, सब यहां पे ध्यान देंगे अच्छे से। द स्टॉक टेकिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ले रहा हूं, सब यहां पे अच्छे से ध्यान देंगे। द स्टॉक टेकिंग ऑफ एबीसी स्टोर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 was completed by 10th April। कंप्लीट कब हुआ है? 10th April। नॉर्मली मेरा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है 10th अप्रैल को। मेरा इन ईयर एंड कब हो रहा है? मेरा ईयर एंड होगा 31 मार्च को। तो हमने आगे फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, मुझे 10 अप्रैल से पीछे आना पड़ेगा 31 मार्च को। फिजिकल वेरिफिकेशन डेट से मैं पीछे जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड में परचेज प्लस होता है, बैकवर्ड में परचेज क्या होता है? माइनस। अगर परचेज माइनस तो सेल प्लस, सेल प्लस तो सेल रिटर्न माइनस, सेल रिटर्न माइनस तो परचेज रिटर्न प्लस। बैकवर्ड में उल्टा हो जाता है पूरा। तो उस दिन का वैल्यू कितना है? 3,35,000। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल 3,35,000। ओके, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग मतलब 31 मार्च 2023 से टिल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन दैट इज 10 अप्रैल 23। ये 10 दिनों की बात हो रही है। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर 13,750, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% एट कॉस्ट। अब सीधी बात है, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैं सिंपल चीज बोलता हूं, किस पे बोला? एट कॉस्ट बोला। किस पे बोला? एट कॉस्ट बोला। तो कॉस्ट को मान लो 100, उस पे आपका प्रॉफिट मार्जिन है 33.33, तो आपका सेल वैल्यू कितना हो जाएगा? 133.33। मुझे क्या लगता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में? कॉस्ट लगता है। तो 13,750 सेलिंग वैल्यू है, तो 13,750 से मुझे कहा जाना है कॉस्ट को। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 133.33 x इक्वल्स टू 13,750 इंटू 100। उतना ही है ना भाई? 13,750 है ना? था। Therefore x इक्वल्स टू 13,750 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33। कैलकुलेटर ने पूरा एंड तक जाने देगा 33333333। तो इसका आंसर कितना आएगा? 13750 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33333333। दैट मीन्स 10,312 होता है 0.5। आप 313 भी ले सकते हो। तो मेरा कॉस्ट क्या हो गया? 10,313। अब सर फॉरवर्ड में परचेज क्या होता है? प्लस, सेल क्या होता है? माइनस। बैकवर्ड में उल्टा, सेल क्या हो जाता है? प्लस। यहां 312 है, अपना 313 आया। आर वी क्लियर? 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट अगर आप सिर्फ 133 कैलकुलेटर पे लोगे 0.33, एंड तक नहीं जाओगे। 13,750 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33, तो ये आंसर आपका फिर भी वही आएगा। ओके, आंसर तो वही आ रहा है लगभग 10,313। कोई इश्यू नहीं है, 1 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर included a stock amounting to 18,000 at cost less trade discount 10%। तो 18,000 में से 10% घटा दो, 16,200 ये मेरा परचेज है। बैकवर्ड में परचेज क्या होता है? माइनस। तो 16,200 माइनस। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब ये 10 दिन की बात हो रही है। गुड्स वर एडेड टू स्टॉक एट अ मार्कअप। मार्कअप मतलब प्रॉफिट बोल सकते हो या प्रॉफिट मार्जिन। मार्कअप प्राइस ऑफ 600।
इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। क्या हुआ, एक सेल रिटर्न हुआ, सेल रिटर्न कितने के वैल्यू का हुआ पता नहीं, लेकिन जो भी वैल्यू का हुआ उसमें 600 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा हुआ है। मुझे पूरा का पूरा कॉस्ट पे चाहिए। इसका मतलब कि भैया ये जो 3,35,000 है, ये जो 3,35,000 है, इसके अंदर इंक्लूडेड है 600 रुपए का मार्कअप। मतलब 3,35,000 के अंदर 600 इंक्लूडेड है, जो कि नहीं रहना चाहिए, तो हटा दो भाई, 600 कर दो माइनस। 600 क्या करोगे, माइनस। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्टॉक टेकिंग, मतलब 10 अप्रैल के बाद मेरे को पता चला कि देयर वाज अ सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम। भाई अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं गुड्स में, तो हर चीज नहीं बिकती है, कोई चीज धकाधक टपाटप बिक जाती है, लाइक एप्पल के लिए उनके आईफोन, यस, बट ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जो कि स्लो मूविंग होते हैं, रोज नहीं बिकते हैं, महीने में 1-2 महीने में बिक गया तो बिक गया, लेकिन स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि इंटरेस्टेड कस्टमर आया मेरे पास, वो बोले ये पूरा माल जो तुम्हारा स्लो मूविंग है ये मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। ये स्लो मूविंग आइटम का कॉस्ट क्या है, 2,250, ये इसका कॉस्ट है। जो कस्टमर है वो कितने में मांग रहा, 1,050। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर में वैल्यू होना चाहिए, तो इसका वैल्यूएशन कितने में होना चाहिए, 1,050 में। लेकिन आपने क्या किया, ये 3,35,000 के अंदर आपका इंक्लूडेड है 2,250, आपने कॉस्ट पे इंक्लूड करके रखा है, जबकि कितना होना चाहिए एनआरवी, एक, कितना ऐड होना चाहिए, 1,050, आपने कितना ऐड कर दिया, 2,250। तो आपने ज्यादा ऐड कर दिया, आपने कितना ज्यादा ऐड कर दिया, 1,200 रुपए। तो 1,200 ज्यादा एडेड है, हटा दो। कैसे, 2,250 आपने ऐड कर दिया, ऐड कितना होना चाहिए था, 1,050, तो आपने ज्यादा ऐड कर दिया, तो कम कर दो जितना ज्यादा था, 1,200 रुपए। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ड्यू टू हेवी फ्लड्स, certain goods costing 3,100 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer. As a result, the customer refused to take the delivery and the NRV of the goods is estimated to be 2,500. अब मुझे बात बताओ वापस से, कॉस्ट या NRV whichever is लोअर पे वैल्यू करना पड़ेगा मुझे, कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर पे ऐड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इधर कुछ, हाँ सो सॉरी, ये 600 नहीं हो, एक सेकेंड, 2 मिनट मेरे को बतान दो। कॉस्ट है 3,100, एनआरवी है 2,500, तो विच एवर इज लोअर, 2,500 पे वैल्यू होना चाहिए, आपने कितने पे वैल्यू कर दिया, 3,100 पे, मतलब ज्यादा वैल्यूड है, तो कम करो, कितने से कम करना है, 600 से, तो ये वो 600 है। और यहां पे मुझसे एक इंटरप्रिटेशन गलती हुई है, विच आई एम एक्सेप्टिंग, यही ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ द मार्कअप प्राइस ऑफ ₹100 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। देखो बेटा, यहां पे एक डिलेमा है। डिलेमा क्या है, क्वेश्चन ने ये अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है, कि ये 600 रुपए, ये 600 रुपए गुड्स का वैल्यू है, और ऑब्वियसली मैं कॉस्ट प्लस 33% पे लेके जाता हूं, तो मेरा कॉस्ट है 100 रुपए, प्रॉफिट मार्जिन है 33.33, तो मेरा सेलिंग कितना हो जाएगा, 133.33। तो ये हो गया आपका 600, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट, तो 600 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.333333, 450। क्या यहाँ पे 450 सबको दिख रहा है, यस और नो, ठीक है। तो सेल रिटर्न माइनस होता है बैकवर्ड में, इसलिए इसे क्या किया हुआ है, माइनस। बट क्या होता है बेटा, यहां पे एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं है, और यस ऐसा पहली बार नहीं है, आपके मॉड्यूल में भी ऐसा ही है। तो अब आप एक चीज अज्यूम कर सकते हो
कि जहां मार्कअप बोल रहा है ना, तो जो मार्कअप का वैल्यू है 600 रुपए, वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, वो बेसिकली गुड्स का वैल्यू है, जिसमें से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हटाना है। ओके, जिसमें से हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हटाना है। और क्योंकि ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न बैकवर्ड में क्या होता है, माइनस। तो सेल रिटर्न एट कॉस्ट। आर वी क्लियर एवरीवन? आर वी क्लियर? चल, इसको अगर फ्रेम करना है, गुड्स ऑफ वैल्यू 600 were added to the stock at markup price, ठीक है, एट मार्कअप प्राइस, ये हटा दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन का मैंने थोड़ा फ्रेमिंग चेंज कर दिया है ताकि हमें समझने में इजी हो। आईसीआई कैसे लिख के देता है, ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक at that the markup price of 600 in respect of sales return। इसको मैंने चेंज किया थोड़ा सा ताकि हमें समझे, ठीक है, ओके डन। चल लेट्स मूव फर्दर। ये आपके आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उठा के देख लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन एमटीक्यू में था, एमटीक्यू मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आरटीपी के अंदर नहीं कर रहा हूं। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके आईसीआई का मॉड्यूल है 40,000 और 39,200। याद रखना सिर्फ एक ही चीज, जब भी अकोमोडेशन बिल होता है तो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट स्क्वायर ऑफ होके 0 होने चाहिए, ठीक है। चलो, ये आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन मैराथन में लिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास में लिया हुआ है, 10 बार हमने सेम टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, 100 ग्राम इसका तो मैंने लेक्चर डाला हुआ है, सेम टाइप, मैं परेशान हूं। ओके, सिर्फ याद रखना है, ये जो 2,40,000 है ये आपका सेल वैल्यू है, ओके। कि जब तक यहाँ पे कॉस्ट नहीं बोलता तब तक वो कॉस्ट नहीं माना जाता। डन, चल आगे बढ़ते हैं। एवरेज ड्यू डेट हमारे पास ए बी था, हम एवरेज ड्यू डेट में ए बी करते थे, यहाँ पे ए बी के जगह बिल गुड्स सोल्ड एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। यहाँ पे सिर्फ याद रखना हर 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है। कितने महीने का क्रेडिट पीरियड है? 1 महीने का। क्या ये बिल है? नहीं, तो 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होंगे। अकाउंट करंट क्या ही बोलूं मैं, ओके। ये हमारा फाइनल अकाउंट्स है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, यस। और ये रिजर्व मतलब प्रोविजन। बॉस आपका मॉड्यूल ही 6, आरटीबी में बहुत सारे भर भरा के मॉड्यूल के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। ये यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, कुछ अच्छा नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ एक लाइन देखो आखिर में, यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। ये सिर्फ एक लाइन के चक्कर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लाइन भी नहीं, 3 वर्ड्स के चक्कर में ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। Wade, Jain and Agrawal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:5:3. The balance sheet of the partnership as on 31st December 2023 was as follows. Wade, Jain, Agrawal. तो अब मैंने आपको क्लास में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सिखाया है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका, टोटल एसेट लेस करंट लाइबिलिटी लेस गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये हो गया एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच क्या था? टोटल ऑफ शेयर मतलब टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और टेक्निकली शेयर होल्डर्स फंड। यहां पे क्या करोगे, 2 ऑप्शन है, 19,75,000 में से 90,000 माइनस कर दो, या इन तीनों का टोटल ले लो। इन तीनों का टोटल कितना है? 18,75,000, ठीक है।
अब इसने क्या बोला है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखना एवरेज 2 नंबर का होता है, 2 नंबर को आपका एवरेज करना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड द होल डिवाइडेड बाय 2, द होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो कैपिटल गिवन है ये 31 दिसंबर 2022 है, दैट इज ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए। अब ओपनिंग कैसे निकालना, द पार्टनरशिप अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs in 2022 and the partners withdrawn 4,50,000। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं, मैं तीनों का कंबाइंड बना रहा हूं ताकि हमें समझने में इजी। मेरा क्लोजिंग कितना है, मैं तीनों का कंबाइंड लेके बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अलग अलग का नीड भी नहीं। ओके, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 18,75,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है पार्टनर्स को। आपने ड्राइंग्स कर लिया तो ड्राइंग्स डेबिट होती है कैपिटल अकाउंट में 4.5 लाख। तो अब भाई साहब ओपनिंग कितना होगा, देख लो, 18,75,000 प्लस 6 लाख कितना हो गया, 24,75,000। इधर भी होना चाहिए 24,75,000 और ड्राइंग्स डेबिट हो गया, तो यहां पे ऑटोमेटिकली आपका ओपनिंग कैपिटल आना चाहिए। ऐसा, ओ हेलो, ओ हेलो, फ्लो में हाँ मत बोलो, ओ बाबा, ओ बाबा। कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है मुन्ना, कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। देखा, फ्लो में आप क्या एरर कर सकते हो, ठीक है। हमें आदत है ओपनिंग को डेबिट से स्टार्ट करने की, बस ये एक लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, लाइबिलिटी में ओपनिंग ऑन द क्रेडिट, क्लोजिंग ऑन द डेबिट। आपका क्लोजिंग कितना है, 18,75,000। ड्राइंग्स ऐड करो, अब लो टोटल, अब आपका सही आंसर आएगा। अरे गलती समझी क्या कर सकते हो, देखो जहां मुझसे गलती होती है मैं वहां सॉरी बोल के बता दूंगा, जैसे उसमें गलती हुई, यहाँ गलती नहीं हुई है, यहाँ फ्लो में आप क्या करते हो वो बताया है। प्लीज मेक श्योर आप ये गड़बड़ी ना करें, ध्यान दे। 23,25,000, 23,25,000 में से 6 लाख माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना हो गया, 17,25,000। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया 17,25,000 और मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो गया 18,75,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 17,25,000 प्लस 18,75,000 द होल डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 18 लाख। चलो बॉस, अब निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो यहां पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, सर एवरेज गिवन नहीं है लेकिन एक्चुअल गिवन है, तो वही ले लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, 6 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट, ओके, एक्चुअल या जिसे आप एवरेज भी बोलते हो, अरे ऑब्वियसली, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है, और एनआरआर हमारा 30% है, 18 लाख का 30%।
5,40,000. ओके, आर वी क्लियर एवरीवन? तो अब आपका सुपर प्रॉफिट क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वैसे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल है, बट यहाँ पे एवरेज नहीं है, एक्चुअल गिवन है। तो 6 लाख माइनस 5,40,000 हो गया 60,000. गुडविल इक्वल्स टू 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5, दैट इज 3 लाख. क्या है बेटा, यहाँ पे जो आईसीए ने सोल्यूशन दिया है ना, बहुत बेकार है. तो मेरे को सोल्यूशन पता नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं. कोई बच्चा समझने की कोशिश करेगा ना, ऐसे बाउंसर जाएगा. बेसिकली एवरेज निकालना है बॉस, ओपनिंग क्लोजिंग निकालना है. क्लोजिंग गिवन है, ड्रॉइंग प्रॉफिट गिवन है, ओपनिंग निकल जाएगा. ठीक है, चलो. ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. अब यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी गिवन है. जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में गिवन रहेगी तो किस पे रहती है? सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू कितनी है? 1,60,000. बी रिटायर्ड. Joint type policy will appear in the balance sheet as surrender value after B's retirement. The surrender value is 1.5 लाख. अब यहाँ पे ध्यान दो, 1,60,000 गिवन है. 1,60,000 की सरेंडर वैल्यू कितनी होगी? 1.5 लाख. मतलब 10,000 कम हो गई. 10,000 का नुकसान रीवैल्यूएशन के डेबिट में ले लेना, और इसका नुकसान ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना. बाकी और कुछ था नहीं इसमें, जो डिस्कशन करना था वो कर लिया मैंने. सर शेयर का बहुत नॉमिनल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने टेकअप नहीं किया. सर डिबेंचर तुच्चा क्वेश्चन था, मैंने टेकअप नहीं किया. जो लग रहा था मुझे डिस्कस करना चाहिए, मैंने डिस्कस फॉल्स आउट किया है. डन राजा. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. लव यू ऑल, बाय, टेक केयर. दिस इज सीआरएस शबरोरा साइनिंग ऑफ. मिलते हैं फॉर अ न्यू एंड वन मोर सेशन. और सुनो, आपका एनपी और फाइनल अकाउंट्स का डिमांड था ना, आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है, उसके अंदर वही डिमांड फुलफिल हो जाएगा. सर थियरी लेक्चर, बस वही तो है सरप्राइज के साथ. ठीक है राजा, चिंता मत करो बेटा. बेसिक थियरी लेक्चर के अंदर, बेसिक क्या, जो थियरी इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बैचेस के अंदर दे चुका हूं, लेकिन जो मेरा कमिटमेंट है आई एम स्टेइंग ऑन दैट. थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी इज हाई ऑन डिफरेंट टैंजेंट्स, इसलिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बाकी है. मैं जल्दी रिकॉर्ड करके पक्का अपलोड करवा दूंगा. ठीक है. वैसे भी थियरी आपको एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले देखना चाहिए एक बार, और एग्जाम के एक दिन पहले देखना चाहिए, तभी वो थियरी आपके काम की है. ठीक है. लव यू ऑल, बाय, टेक केयर. दिस इज सीआरएस शबरोरा साइनिंग ऑफ.